मराठी भाषा इस देश की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और जो इस भाषा का गौरवशाली इतिहास है उसे आजकल मतलब जलाने का काम महाराष्ट्र में किया जा रहा है। जिस तरीके से राज ठाकरे की पार्टी के कुछ कथित कार्यकर्ता या फिर कहें कि कार्यकर्ता से ज्यादा वो गुंडे नजर आते हैं, जिस तरीके से सड़कों पर मारपीट कर रहे हैं, हिंदी बोलने वालों से सड़क के बीच में माफी मंगवा रहे हैं और राज ठाकरे उनका साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मारो पीटो तो जरूर लेकिन वीडियो मत बनाओ, कोई हिंदी बोले तो 2 कंटाप लगा दो। अब राज ठाकरे के बयान उन्हीं के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र हाईकोर्ट के 3 वरिष्ठ वकीलों ने डीजीपी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि जो राज ठाकरे के भाषण है, राज ठाकरे के जो बयान है वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने वाले हैं और उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या कुछ उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है। किस तरीके से वकीलों ने कहा कि महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा है और सभी भारतीय नागरिकों का एक कर्तव्य है कि वो मराठी भाषा का सम्मान करें, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य के नागरिकों पर भाषा को लेकर मारपीट की गई, अपमान हिंसा की घटनाएं सामने आई, वो एक गंभीर और असंवैधानिक स्थिति को पैदा करता है। 5 जुलाई को राज ठाकरे ने मुंबई के वर्ली में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी हमसे गलत भाषा में बात करेगा उसे 1 मिनट में चुप करा देंगे। गलत भाषा क्या मतलब? हिंदी गलत भाषा है या कोई और जिस भाषा में अगर बात करना चाहता है बात करता है तो क्या वो गलत भाषा है? ये बयान उनका था। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं का वीडियो ना बनाया जाए। वकीलों का आरोप है कि यह बयान कानून व्यवस्था के नजरिए से खतरनाक है और संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन भी करता है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक राज ठाकरे के भाषण के बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए राजनीतिक दलों के नेताओं पर हमले किए और उनके कार्यालयों में तोड़फोड़ की। महिलाओं और बुजुर्गों पर भी हमले किए गए। देश और राज्य की सुरक्षा के लिए वकीलों ने इसे खतरा बताया और कहा कि इस तरह के भाषण केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश भर में नफरत का माहौल बना रहे हैं। इसमें सामाजिक एकता, शांति और राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अगर समय रहते इन बयानों और हिंसक घटनाओं पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आम जनता की मानसिक स्थिति, कारोबार और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वकीलों ने मांग की कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम मतलब एनएसए के तहत राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों को संविधान के तहत जीवन, स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक अधिकारों की गारंटी दी जानी चाहिए। तो शायद राज ठाकरे ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके जो बयान हैं वो उनके ऊपर इतने भारी पड़ जाएंगे कि वकील मांग करने लगेंगे, महाराष्ट्र हाईकोर्ट के वकील मांग करने लगेंगे, डीजीपी को चिट्ठी लिख देंगे कि इनके ऊपर आप एनएसए लगाइए। अब दूसरी तरफ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी इस मामले में एंट्री हुई क्योंकि राष्ट्रपति की तरफ से उज्जवल निकम को, जिन्हें बीजेपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा का टिकट भी दिया गया था लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार से वो 16,000 वोटों से हार गए थे। इस बार उन्होंने राज्यसभा के सांसद के तौर पर मनोनीत किया है राष्ट्रपति ने। इस बात की जानकारी उज्जवल निकम महाराष्ट्र से ही आते हैं और पेशे से वकील हैं और बहुत मतलब लगभग सैकड़ों जो संवेदनशील केस, अहम जो केस हैं वो लड़ चुके हैं। तमाम लोगों को फांसी दिलवा चुके हैं, तमाम लोगों को उम्र कैद की सजा दिलवा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उन्हें फोन करके जानकारी दी और फोन पर बात करने से पहले प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा, मतलब एक मजाकिया लहजे में, तंज भरे लहजे में कहें कि पूछा कि मैं आपसे हिंदी में बात करूं या मराठी में बात करूं। इस विषय पर उज्जवल निकम ने किस तरीके से प्रधानमंत्री की बात बताई, आप खुद सुनिए। साहब पहली बार हमें मिले थे लोकसभा के कैंपेन में, तब उन्होंने जो विश्वास मेरे कंधे पर हाथ रख के जताया था उससे बहुत मैं भावुक हुआ था। और जैसे ही कल उनका मुझे टेलीफोन आया, 8 बजे 44 मिनट्स को टेलीफोन आया था और हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे कहा, उन्होंने पहली बात तो ये कही कि उज्जवल जी मैं मराठी में कहूँ क्या हिंदी में बोलूँ। मैं थोड़ा हंसने लगा और फिर वो जोर से हंसे, फिर बोले, मैंने उनको कहा कि आप तो दोनों भाषा अच्छी तरह से जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मराठी में पहले बात की और उन्होंने कहा, उज्जवल जी राष्ट्रपति महोदय आप पर एक जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, क्या आप जिम्मेदारी ले सकते हैं? मतलब आप बताइए कौन सी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम राष्ट्रपति महोदय का ऐसा निर्णय है कि आपको राज्यसभा में
भाषा की एक मर्यादा होती है, भाषा संवाद का एक जरिया होता है, संवाद का एक तरीका होता है। वो आप मराठी भाषा में बात करिए, इंग्लिश में बात करिए, हिंदी में बात करिए, चाइनीज में बात करिए, उस भाषा के तरीके में एक भाव होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मराठी भाषा के गौरवशाली इतिहास को, मराठी भाषा की अस्मिता को, जिस तरीके से ये एमएनएस के खुद को कार्यकर्ता बताते हैं, मराठी भाषा दिवस कब होता है वो इन लोगों को नहीं पता है। जब पत्रकारिता से सवाल पूछते हैं तो गोलमोलिये जवाब देते हैं, इनके पास जवाब नहीं होते हैं। लेकिन इन्हें मराठी अस्मिता को बचाना है। मराठी अस्मिता को बचाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग महाराष्ट्र से बाहर से आए हुए हैं आप उनके साथ मारपीट करें, वीडियो बनाकर वायरल करें, उनसे माफी मंगवाएं। अगर जो महाराष्ट्र के बाहर के जो लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के, मध्य प्रदेश के जो लोग रहते हैं, अगर वो लोग यहां से निकल जाएं तो घुटनों पर महाराष्ट्र आ जाएगा, घुटनों पर मुंबई आ जाएगी। इस चीज की इन्हें उम्मीद नहीं है। लेकिन बीएमसी चुनाव नजदीक हैं, उसके लिए मराठी अस्मिता के नाम पर महाराष्ट्र के लोगों के भीतर एक जोश पैदा करना है। लेकिन वो अब जोश पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं अपने ही लिए खाई खोदने का काम कर रहे हैं। राज ठाकरे लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा पता है आपको क्या हुआ? इस विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे अपने बेटे को विधानसभा चुनाव नहीं जितवा पाए। उनका बेटा विधानसभा चुनाव में हार गया। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे बहुत मुश्किल से अपनी सीट को बचा पाए हैं। बाकी विवाद तो चल ही रहा है। अब डीजीपी को चिट्ठी लिखी गई है, देखना होगा कि कार्रवाई इसमें होती है या नहीं होती है। बाकी इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कुछ दिन पहले एक बयान आया था। मैं चाहूंगा कि आप जाते जाते वो सुनिए और उसके बाद फिर आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। की घटना के बाद कुछ लोग देखिए, मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापिस कह रहा हूं, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। मराठी लोगों का तूफान खड़ा होगा और सरकार को अरे भाई, उनके मन में एक प्रकार से ये भावना है कि वही मराठी है। वो मराठी थोड़ी, हम भी मराठी है, हमको भी मराठी चुन कर देते हैं। हमको जो इतने वोट मिले 51% मराठी लोगों ने वोट दिए है, इसलिए केवल वो मराठी नहीं है, उनमें मन से संशय निकाल देना चाहिए। मराठी हमारे पीछे है और हमारे साथ रहेंगे। हम इसका विरोध करेंगे, आप जनता की स्वतंत्रता पर आघात करने वाले इस बिल के जरिए। देखिए, अब इसको जो विरोध है ये केवल राजनीतिक विरोध रहा है, क्योंकि जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी है इसमें क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर चर्चा हुई और कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल उसमें कोई निकाल नहीं पाया। हाँ, कुछ 2-3 उन्होंने चेंजेस मांगे थे, वो कर दिए हमने। इसलिए अब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ने एक मत से दिया है। एक भी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में इसका जो रिपोर्ट आया है उसमें एक भी डिसेंट नोट नहीं है, देयर इज नो डिसेंट नोट। इसलिए हम लोग इसको लाएंगे और इसको मंजूर करेंगे।